दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच का लगातार सिलसिला जारी है। उसी के क्रम में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की अगली टॉपिक आपके बीच में उपस्थित है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 तक आपका जो भी डाउट्स था वो क्लियर करके आज का जो यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है, चैप्टर नंबर 7 यानी शिक्षण के आधारभूत कौशल, यानी अगर हम कहें तो फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। 6 वाले चैप्टर को आपको लगा होगा कि अच्छा खासा मैटर यहाँ से दिया जा रहा है देखने के बाद। उसी के क्रम में अगला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आपके बीच में हो चुकी है। चैप्टर का नाम आपने देख लिया। हम देखिए आपके बीच में लगातार पीडीएफ के माध्यम से क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत या हम कहें आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो एक बेहतरीन नोट्स के लिए मैंने सफल बैच आपके लिए लॉन्च किया है, जिसकी कीमत महज सिर्फ 220 रुपये है। एक छोटी सी प्राइस है। ये छोटी सी प्राइस रखने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आपने देखा होगा तमाम लोग कोर्स को लॉन्च किए हैं, लेकिन किसी की बैच की कीमत 500 रुपये है, किसी की 700 रुपये है, किसी की 1000 है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी यूट्यूब पर जो डीएलएड की क्लासें आपको दे रहे होंगे, सबसे कम प्राइस पर मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, डायरेक्टली उस लिंक पर विजिट करें या अपने बेहतरीन सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें क्लास। अगर क्लास को ज्वाइन करने में आपको समस्या हो रही है तो मैंने नंबर दिया है 9452331053, आपके लिए व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को जो है या कहा जाए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर बैच को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करिए। हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना भी रुपया नहीं होता है, ठीक है, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कहिए। ठीक है, एक छोटी सी प्राइस है 220 रुपये, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही हैं। क्लास के बाद आपके लिए सारे सब्जेक्ट की नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आपका शिक्षण अधिगम हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की आपकी नोट्स रखी हैं। और नोट्स के साथ साथ आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर के साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। मैं चार चीज़ें आपको दे रहा हूँ, और क्या चाहिए 220 रुपये में। ठीक है, तो अगर आप बिना विलंब किए अगर क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब ना ही करो तो बेहतर है आप क्लास को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अपनी एक बेहतरीन सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहरहाल हम आपको सिर्फ बता ही सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करने हम जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि आपके लिए अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है तो आपका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर हम जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आप मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं मैंने आपको बताया भी कि चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत हम आपके बीच में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षण के आधारभूत कौशल, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत पहली हेडिंग आपकी बनती है, चैप्टर को आप देख पा रहे हैं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो सबसे पहली हेडिंग ही आपकी बनती है कि आखिरकार शिक्षण कौशल है क्या चीज़। ठीक है, जब तक आप चैप्टर के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखिए सबसे पहला इसमें कहा जा रहा है, एक शिक्षक कक्षा में जाता है और शिक्षण कार्य करता है। इस समय वह जो भी व्यवहार करता है उस शिक्षक का व्यवहार ही शिक्षण कौशल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में ये हमेशा पूछा गया है कि शिक्षण कौशल होता क्या है। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो फाइनली आप पूरी लाइन को लिखने का प्रयास करिएगा। ये उतना ही मैंने लिखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। हमने जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
तो हम 2 ही नंबर को टारगेट करते हुए अपने नोट्स को मैंने तैयार किया है। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या तो संपर्क माध्यम 9452331053 पर संपर्क करिए। हम आपके हमेशा के लिए जो है आपके हमेशा जो भी मदद हो पाती है करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, देखिए आगे कहा जा रहा है, यहाँ तक तो हो गया। एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है तथा विभिन्न शिक्षण कौशल जो है मिलकर बना है। आगे कहा जा रहा है, शिक्षण कौशल ही किसी शिक्षक के उत्तम शिक्षण और अनुपयुक्त शिक्षण का निर्माण करते हैं। मैंने कहा आपसे, अगर शिक्षण कौशल पूछा जा रहा है, अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो आप पहले पैराग्राफ को लिखेंगे, यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक लिखेंगे। अगर यही चीज़ें 2 नंबर में पूछी जा रही हैं तो आप फाइनली यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, 1 नंबर में यहाँ तक, 2 नंबर में लास्ट तक। ठीक है, आप इतना लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी एक चीज़ मैंने आपसे बार बार कहा है, इस चीज़ को आप समझ करके अगर अपने लैंग्वेज में आप खुद लिखते हैं कि आखिरकार ये शिक्षण कौशल है क्या चीज़, तो और हमसे बेहतर लिखने का प्रयास आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ शिक्षण कौशल की एक परिभाषा आपके बीच में आ रही है। देखिए परिभाषा आप कभी भी लिखिएगा, ये परिभाषा बार बार पूछी गई है, क्लार्क महोदय की परिभाषा है। ठीक है, शिक्षण कौशल की परिभाषा, जब भी आप किसी भी साइंटिस्ट की परिभाषा लिखेंगे तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कामा में जरूर करेंगे। कहा जा रहा है, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, ये शिक्षण कौशल आप समझ पा रहे हैं, जब भी शिक्षक पढ़ाई कराते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप डीएलएड करने के लिए आ गए हैं, ठीक है, डीएलएड में अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप पढ़ाई करेंगे तब भी डीएलएड क्वालिफाई होंगे। आपने देखा है 2017-17 बैच के डीएलएड प्रशिक्षु अभी भी बैक में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें कहा जा रहा है। बार बार आपको जो है टीचिंग के माध्यम से यह संदेश मैं हमेशा देना चाहता हूं कि आप अगर डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं तो आप अपने आप को भविष्य के भावी शिक्षक हैं, लेकिन आप जब पढ़ाई करेंगे बाबू तभी आप जाके क्वालिफाई होंगे, ये बिल्कुल प्रबल सत्य है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास अभी भी वक्त है, समय है, आप लग जाइए, आप बेहतर जरूर करेंगे अगर आप सफल बैच के साथ अनवरत पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल आपके बीच में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपके बीच में आपको समझना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पाठ प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, या अगर हम एक ही शब्द को कहें कि प्रस्तावना का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें आपसे, ये जब भी आप शिक्षण अधिगम पढ़ेंगे आपके जो भी विद्यालय मिला होगा, ठीक है, उस विद्यालय में हमेशा पाठ प्रस्तावना इत्यादि कराए जाएंगे। क्या कराया जाएगा, हम आपको सब कुछ हर चीज़ से मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तावना अंग्रेजी के इंट्रोडक्ट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अभिप्राय है परिचय करना, अर्थात छात्रों द्वारा अंग्रेजी के पूर्व ज्ञान का परिचय करके छात्रों को पाठ्यवस्तु शीर्षक से परिचय कराना है। ठीक है, आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो काम आरंभ में अच्छा होता है, मान लीजिए वह काम जो है आगे कहा जा रहा है आपका आधा बन गया है। प्रस्तावना जो है शिक्षण का प्रथम बिंदु है। जैसे आप कभी भी टीचिंग, या मैं मानकर चलूं, ठीक है, आप टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आप टीचिंग करने से पहले अपने आप को बिल्कुल आप तैयार करेंगे। आप पढ़ लिख कर जो भी टॉपिक आपको मिला होगा उसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। यही कहा जा रहा है, अगर आपका प्रस्तावना अच्छा बन गया है तो जो आगे का आधा से ज़्यादा काम है वो आपका वैसे भी बन जाता है। प्रस्तावना शिक्षण का प्रथम बिंदु, जिस पर अध्यापक के लिए शिक्षण की सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया अभी जो है मैंने सिलेबस का उदाहरण दिया। ठीक है, अगर आपका जो है आपने इंट्रोडक्शन यानी पाठ प्रस्तावना को तैयार कर लिया है तो वैसे भी आपका आधा से ज़्यादा काम बन जाता है। और यहाँ जिस अध्यापक के लिए शिक्षण जो है, जैसे अगर आपने प्रस्तावना को तैयार नहीं किया है तो कहीं ना कहीं सफलता जो होती है और असफलता जो होती है वो आपकी प्रस्तावना पर ही निर्भर करती है। ठीक है, चलिए यहाँ इतनी चीज़ें हो गई। आगे आपसे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लगातार हम आपके बीच में जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को आपके बीच में जो है चैप्टर वाइज चैप्टर लेके चल रहे हैं।
मैं निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को आप शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना का प्रयोग क्यों और कैसे करते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आप कभी भी अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर क्या क्यों कैसे नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आप पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे आपने प्रस्तावना को तो देखा, प्रस्तावना आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के नवीन विषय पढ़ने को तैयार करने, ध्यान केंद्रित करने, छात्रों को अधिगम के लिए तैयार करने, पाठ के पूर्व ज्ञान को जानने तथा नवीन पाठ्य वस्तु से जोड़ने में प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार इसे रिपीट करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा जा रहा है प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के नवीन विषय पढ़ने को तैयार करने, आगे ध्यान केंद्रित करने, छात्रों को अधिगम के लिए तैयार करने, पाठ के पूर्व ज्ञान को जानने तथा नवीन पाठ्य वस्तु से जोड़ने में प्रस्तावना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रस्तावना का प्रयोग पाठ के आरंभ में शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी प्रस्तावना आप पहले से तैयार कर लेते हैं कि इस चीज़ यही मुझे करना है जो है क्लास में चलकर। अब यहाँ प्रस्तावना के कुछ लक्षण आपके बीच में दिए जा रहे हैं, लक्षण को आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रस्तावना जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। ये जो हमारी प्रस्तावना होती है, जैसे हम आपको जो है 7th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके पहले आपने 6 को पढ़ा है। अगर आपने 6 को पढ़ा है तो आपको 7th अच्छा खासा समझ में आएगा। पता लगा आपने 6 को नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्टली 7th पर आ गए तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा। वैसे फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी टीचिंग कार्य करिए या जब भी आप जो है कोई भी क्लास को जो है पढ़ने से पहले उसके पहले का जो भी लेक्चर है उसे आप देखने का प्रयास जरूर करें। यहाँ देखिए, प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि प्रस्तावना शिक्षकों को उत्साह एवं जो है पूर्ण जागृति के साथ करनी चाहिए। जो प्रस्तावना है, जैसे आप जब क्लास में जाते हैं तो पता लगा क्लास में पहुँचते ही आप जो है ऐसी सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे बच्चे डर जा रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ाएं तो उससे पहले आपको खुद उत्साहपूर्ण जो है बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चे उत्साहित हो जाएंगे तो आप जो चीज़ को पढ़ाएंगे उन्हें अच्छा खासा समझ में आएगा। नहीं तो पहलवें आप जब क्लास में एंटर किए, क्लास में एंटर करने के बाद पहलवें आप मराइल शब्द का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को और भी समस्याएं हों, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा। ठीक है, लोग दूर भागना चाहेंगे। यही कहा जा रहा है कि प्रस्तावना शिक्षक को उत्साह और पूर्ण जागृति के साथ करनी चाहिए। तीसरा है नवीन शिक्षण वस्तु तथा पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए। जैसे आप जो है जैसे आपको पूर्व ज्ञान जो है, ठीक है, कहा जा रहा है नवीन शिक्षण वस्तु तथा, जैसे मैं मानकर चलता हूँ आपने 6 चैप्टर को पढ़ लिया, 7वां पढ़ने जा रहे हैं, तो यही इसमें कहा जा रहा है हमें नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। अगर हम जो नए चैप्टर को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हम आपको जो है 7th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपने 6 को पढ़ा होगा तो 7th आपको समझ में आएगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप पहले वाले चैप्टर को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो यही यहाँ कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि नवीन शिक्षण वस्तु जो है तथा पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, पता लगा आपको ये चीज़ों का ढंग नहीं है तो आप अच्छी खासी टीचिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ प्रस्तावना कौशल को प्रयोग में ध्यान देने वाली बातें इसमें कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें कहा जा रहा है छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसके आधार पर ही प्रस्तावना बनाना चाहिए। हम मानकर चलते हैं जैसे आप कक्षा 5 में टीचिंग करने के लिए गए हैं, ठीक है, आप बच्चों के जैसे आप जब क्लास में एंटर करें तो बच्चों के पहले पूर्व ज्ञान का आकलन आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, कि बच्चों को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे पहले, जैसे हमने आपको बताया, जैसे हम 7th चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो हम जब अगर हमारे बीच में आप होते, ठीक है, यहाँ पढ़ते होते तो हम आपके पहले 6 चैप्टर पर आपका इंट्रोडक्शन लेते कि क्या 6वां चैप्टर आपको तैयार हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर 6वां चैप्टर तैयार हो गया तब हम आपको 7th पे लेके आएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा।
तो यहाँ वही चीज़ें कही जा रही हैं कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसके आधार पर ही मुझे प्रस्तावना जो है वो बनाना चाहिए। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रस्तावना के सभी कथनों को तारतम्यता होनी चाहिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, तारतम्यता मतलब जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि पता लगा आप प्रस्तावना को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ाना कक्षा 5 के बच्चों को है, आप इंटरमीडिएट की प्रस्तावना को तैयार कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, किस लेवल का है, हर चीज़ का आपको इसमें बखूबी ध्यान देना है। चलिए, यहाँ इतनी चीज़ें हो गई, हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर। प्रस्तावना की अवधि विस्तार समुचित होनी चाहिए, न कि अधिक बड़ा और न अधिक छोटा। यानी यहाँ एक शब्द आपके बीच में आया है जो प्रस्तावना की अवधि है, ठीक है, यहाँ 3 से 4 मिनट अथवा 3 या 4 प्रश्न में निकालने चाहिए। जैसे आप प्रस्तावना जब भी कराएं, ठीक है, प्रस्तावना के प्रश्न जब भी बनाएं तो वो 3 से 4 मिनट में जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए तथा 3 या 4 प्रश्न में ही आपकी प्रस्तावना निकल जानी चाहिए। दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार हम प्रस्तावना को कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बाबू तो हर चीज़ आपके दिमाग में आएगा, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन आपके बीच में बनता है कि प्रस्तावना की अवधि कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो 3 से 4 मिनट आपकी प्रस्तावना की अवधि होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ, कौशल प्रस्तावना आपके बीच में आ रहा है। अभी हम आपके और चीज़ों को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला आ रहा है सूक्ष्म पाठ्य योजना। यही आपको बनाना होगा जब आप टीचिंग पर जाएंगे, ठीक है, तो जो है सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाकर ही आपको टीचिंग कार्य करना होता है। इसी पर आपको 100 नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म पाठ्य योजना हिंदी भाषा का है। दिनांक यहाँ देख पा रहे हैं, आप डेट डालेंगे, शिक्षण का दिन कौन सा है, विषय क्या है, कक्षा कौन सी जा रहे हैं, अवधि आपकी 5 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, और प्रकरण हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में आ रहा है पाठ प्रस्तावना कौशल, और कौशल के घटक कौन कौन से होंगे। यहाँ मैंने आपसे बताया जो है कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ कहा पाठ जो है आपका जो शीर्षक है या प्रकरण है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो जितने भी प्रश्न हम बच्चों के समक्ष करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्न हम बच्चों के समक्ष करेंगे ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि हम राष्ट्रीय ध्वज हमने प्रकरण लिया है और हम पूछ लें पूरे दुनिया से, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए, यही चीज़ें यहाँ स्पष्ट की जा रही हैं। कौशल के घटक क्या होने चाहिए, कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना चाहिए, प्रश्नों में आपसी तालमेल होना चाहिए। अब तालमेल कैसे होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, अभी हम आगे आपको क्लियर करते हैं। चौथा है छात्रों की रुचि स्तर का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे शिक्षक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आपको प्रकरण पता हो गया है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आपके बीच में आपको एक राष्ट्रीय ध्वज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब आप बच्चों के बीच में जाइए और आप प्रश्नों को पूछिए। पहला प्रश्न आप बच्चों से करेंगे, झंडे में कितने रंग होते हैं। यहाँ प्रश्नों में आपसी तालमेल होना चाहिए, किस प्रकार से तालमेल हो रहा है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है झंडे में कितने रंग हैं, आप कहेंगे झंडे में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये तीनों रंग को आपने बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे कि झंडे में 3 ही रंग का चुनाव क्यों होता है, ठीक है। तो अब बच्चे यही बताएंगे, केसरिया जो है वो त्याग और तपस्या का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है वो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, और हरा रंग हरियाली और समृद्धशीलता का प्रतीक है। अब फिर आप अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होगा झंडे के बीच क्या बना होता है, आप कहेंगे चक्र बना होता है। अब यही मैंने आपसे बताया, देखिए पहले और दूसरे में तालमेल है कि नहीं है, आप कहेंगे है। तीसरा और चौथे में तालमेल है कि नहीं है, मैंने कहा आपसे झंडे के बीच क्या बना होता है, आप कहेंगे झंडे के बीच चक्र बना होता है, ठीक है। और झंडे में चक्र क्यों बनाया जाता है या क्यों बनाया गया है, आपके दिमाग में ये दोनों क्वेश्चन मैंने कहा आपसे, पहला और दूसरा आप देखिए, तीसरा और चौथा देखिए,
इन दोनों ही क्वेश्चन मैंने जो ऊपर के किए हैं और जो नीचे किए हैं, इन दोनों में कितनी तालमेल है आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर दिक्कत होगी तो भैया बताइएगा, हम और भी अच्छी तरह से अपने टीचिंग जो भी स्टाइल है हम उसमें चेंज करने का प्रयास करेंगे। झंडे के बीच क्या बना होता है? आप कहेंगे चक्र। झंडे में चक्र क्यों बनाया गया है? सत्य, अहिंसा, प्रेम और विश्व शांति के प्रतीक के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैंने अभी आपसे इसके पहले कहा था कि प्रश्नों में आपसे तालमेल होना चाहिए। यहाँ 3 नंबर को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या आपको तालमेल नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मैं फिर से कहूँगा कि अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है, ठीक है, सफल बैच ऑलरेडी आपके बैच में चल रहा है। PDF की आवश्यकता अगर आपको है तो दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करेंगे, हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। महज सिर्फ और सिर्फ 220 रुपये का शुल्क आपको पे करना होगा। ठीक है, 220 में आप पेमेंट करेंगे, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की नोट्स होगी, नोट्स के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर है और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। इतनी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ इतनी चीज़ें तो हो गई। लास्ट टॉपिक आपके बीच में आ रहा है, कुछ अन्य कौशल आपके बीच में होने चाहिए, जैसे व्याख्या कौशल और श्यामपट्ट लेख कौशल। ठीक है, यहाँ पहला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि श्यामपट्ट लेख कौशल होता क्या है। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। जैसे इस समय अगर हम आपसे कहें तो हम आपके बीच में व्याख्या ही कर रहे हैं। हम एक आसान से शब्दों में, यानी जो कठिन से कठिन शब्द है, हम उसे परिवर्तित करके एक आसान शब्द आपको दे रहे हैं ताकि आप जो है अच्छी तरह से चीज़ों को समझ जाएं। यही चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, और भी चैनल से आप पढ़ते होंगे, मुझे पता है, आप वहाँ से और मेरे इस चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से आप कंपैरिजन करिएगा, कभी आप जो है त्रुटियां नहीं पाएंगे। त्रुटियां पाने का मतलब, जैसे मैं मानकर चलता हूं कि उनके पास कुछ और पढ़ाने का साधन होगा, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह होगा, तो वो हमारे पास तो अभी नहीं है। भगवान चाहेंगे या आपकी दुआएं आशीर्वाद रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, बहरहाल फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन से ही जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सके हम आपके बेस में प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हर संभव मैं अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूं। आप क्या चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपसे एक निवेदन हमेशा करते रहते हैं कि बाबू आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, बहरहाल आप उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। यहाँ मैंने व्याख्या कौशल के बारे में कहा आपसे। व्याख्या कौशल एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं। अब हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, व्याख्या में हमेशा सरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। पता लगा व्याख्या में हम वो कठिन शब्द का प्रयोग करें तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और आगे कहें, जटिल विचारों को छात्रों की अनुभूति भावों से प्रस्तुत किया जाता है। आगे यहाँ व्याख्या कौशल में क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, सावधानियों को आप ध्यान देंगे। व्याख्या में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे अभी कहा कि जब भी आप किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे हम आपको चैप्टर ये पढ़ा रहे हैं और इसी चैप्टर में हम फारसी शब्द का यूज़ करें तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। यही मेरा कहने का हमेशा तात्पर्य है कि जब भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को ही लीजिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, आप सरल से सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करें। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि जो आगे पढ़ने वाला बच्चा है वो मेरा पढ़ाने का मतलब समझ जाए, तभी आपका शिक्षण जो है वो सफल होगा। दूसरा कहा जा रहा है व्याख्या करते समय इसलिए क्योंकि और का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आपसे कहा, मैं शुरू में ही कहा था जब चैप्टर शुरू हो रहा था, अगर आपके दिमाग में क्या क्यों कैसे शब्द नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ कहा व्याख्या कौशल में प्रयोग, व्याख्या कौशल के प्रयोग में क्या सावधानियाँ हो सकती हैं। जैसे जब हम आपको व्याख्या कौशल बताएं तो आपके बीच में आना चाहिए कि आखिरकार व्याख्या कौशल की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए।
नहीं आ रहा है तो आप सीखने का प्रयास करें, ठीक है। यानी क्या क्यों कैसे ये हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले क्या क्यों शब्द आने चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ इतनी चीज़ें हो गई। आगे कहा जा रहा है छात्रों की रुचि तथा ध्यान को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाना चाहिए या व्याख्या करना चाहिए। जैसे हम अगर कहें आपसे, हम आपको पढ़ा रहे हैं व्याख्या कौशल, पता लगा हम देश दुनिया की जो PhD लेवल की किताबें हैं हम उसका कंटेंट लाकर आपके बीच में रख दें। आपकी बात छोड़िए, हम अगर कहें आप कक्षा 5 में टीचिंग के लिए गए, कक्षा 4 में टीचिंग के लिए गए, ठीक है, आप उन बच्चों की क्या रुचियां हैं उसका ध्यान आप नहीं दे रहे हैं, आप अपने में लीन हैं। जैसे पहले की शिक्षा जो होती थी वो शिक्षक केंद्रित थी, वहाँ पर ठूस कर ज्ञान दिया जा रहा था, डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, हमें बालकों के सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, हर स्तर से विकास करना है। यही यहाँ कहा जा रहा है छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें व्याख्या करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हमें पढ़ाना कुछ है और हम किसी अदर टॉपिक पर चले जाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें हमेशा बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको पता लगा अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है, आप नहीं सीख पा रहे तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए, ठीक है। आपका फीडबैक ही मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। जब अच्छे कमेंट देखते हैं तो पता नहीं कहीं बड़ी खुशी उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए, व्याख्या के समय विचारों वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, और व्याख्या करते समय हम पता लगा हमें यहाँ वाला शब्द पहले यूज़ करना है और इस शब्द को हमें इस जगह पर यूज़ करना है, पता लगा इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, इनको यहाँ कर दे रहे हैं, इनको यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये हमारी व्याख्या सफल नहीं होगी, बच्चा सीख नहीं पाएगा। हमारी व्याख्या में हमेशा क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर क्रमबद्धता नहीं होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे और हम सिखा भी नहीं पाएंगे। अगर हम भी खुद अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे तो हम खुद ही नहीं सीख पाएंगे, ना आपको सिखा पाएंगे, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें हो गई। आगे हम अगर कहें आपसे, ध्यान दीजिएगा, अगला आता है श्यामपट्ट लेख कौशल। श्यामपट्ट के माध्यम से प्राप्त ज्ञान स्थायी तथा प्रभावशाली होता है क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियां, श्रवणेंद्रियां, नेत्रेंद्रियां दोनों मिलाकर ज्ञान अर्जन का प्रयास करती हैं तथा यह अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। श्यामपट्ट कौशल आपने पढ़ा होगा और आप श्यामपट्ट पर लिखे भी होंगे, ठीक है। तो ये ज्ञान श्यामपट्ट पर जब लिख दिया जाता है तो उसमें आपकी जो ज्ञानेंद्रियां, चाहे श्रवणेंद्रियां कहें चाहे नेत्रेंद्रियां कहें, सब मिलकर काम करते हैं और आप अच्छी तरह से उसे सीख भी जाते हैं। इसके प्रयोग में क्या सावधानियां होनी चाहिए, सावधानियों को आप अच्छी तरह से देखिएगा। ये आपका हमें लगता है कि लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, 7th का, ठीक है। देखिए, श्यामपट्ट लेख शुद्ध, सरल एवं शुद्ध होना चाहिए। आगे जो सुगमता से पढ़ा जाए, ठीक है। पता लगा आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पर अभी लिखें और घिचपिच इस तरह से हम आपके बीच में लिख दें तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। अगर हम इसी पर यही जो मैंने लिखा है अभी यही हम घिचिर पिचिर कर दिए होते तो आप समझ पाते, आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और मुझे देने में भी अच्छा नहीं लगता यार, हमेशा त्रुटिपूर्ण चीज़ें दिया जाए तो ये ठीक नहीं लगता, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। दूसरा है, लिखते समय शब्दों और पंक्तियों में निश्चित दूरी का अंतर होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे हैं इसी में एकदम घिचिर भिचिर किए जो है ना आपकी कोई पाई अलग है ना शब्द अलग है, सब एक में करते हुए लिखते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक निश्चित दूरी बनाना है। कुछ लोग लिखते हैं एक शब्द यहाँ लिख दिए तो अगला यहाँ लिख देंगे, अगला यहीं लिख देंगे, फिर अगला यहाँ चले आएंगे, तो ये आपकी कामचारी हो गई, ठीक है। आप परीक्षा में इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। परीक्षा में अगर ऐसा प्रयोग करेंगे ना तो 100% आपका बैक लग जाएगा, ठीक है। एक नियमबद्ध तरीके से लिखिए ताकि ऐसा ना प्रतीत हो कि ये बच्चा काम चोरी किया है ना। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। आगे यहाँ श्यामपट्ट पर बहुत देर तक नहीं लिखना है। पता लगा श्यामपट्ट पर आप जो है 20-25 जो है, जैसे कहा जाए थोड़ी देर, यहाँ मैंने कहा आपसे बहुत देर तक नहीं लिखना है। पता लगा आप 2 घंटा श्यामपट्टों पर लिख रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। एक निश्चित समय होना चाहिए, ठीक, उस समय के अंदर ही आप अपने लेख को समाप्त कर दे रहे हैं तो बेहतर होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा अगर यहाँ से दी गई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।